अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक मैं ठाक बिल्कुल है, ठीक खैरियत से। ठाक। कल तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी गया था जी। ख़ासतौर पर सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी जो लाहौर के करीब यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये बहुत कोशिश करती हैं कि लाहौर के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, दूसरे शहर के लोगों को अपने इलाके में बुलाएं, यूनिवर्सिटी में बुलाएं, ताकि वहाँ के स्टूडेंट का एक तरह का। अच्छा, इन यूनिवर्सिटियों के क़याम से सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में ख़वातीन ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आने लगी हैं। अच्छा। क्योंकि वो लोग नहीं पसंद करते कि इतनी दूर दूर तक उनकी बच्चियाँ जाएँ, या महंगा पड़ता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ भी मेरा ख्याल 60-65% से शायद ज़्यादा ही ख़वातीन जो यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। और कमाल का फंक्शन, इनके जो वाइस चांसलर साहब हैं ज़ियाउल क़य्यूम साहब, दूसरी बार मैं वहाँ गया हूँ, बहुत एंटरप्रेन्योरिंग है। उनका एक स्टाइल भी जो है वो, तकरीब तो इतनी थी कि पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी सरकारी ज़बान बनाने, उर्दू को बनाने के सिलसिले में काम करें, उन्होंने लॉ की इस्लाहात और नोटिफिकेशन वगैरह को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए काम यूनिवर्सिटियों को देने का फ़ैसला किया। और ये बिड जो थी गुजरात यूनिवर्सिटी ने जीत ली। तो हमारे यहाँ से अबुल हसन नजमी साहब जो सेक्रेटरी कानून थे वो वहाँ गए साइन करने थे, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत से लोगों को बुला लिया। अकेडमी लेटर के चेयरमैन कासिम बगियो भी थे, और HEC से उनका डायरेक्टर लतीफ़ साहब थे, और भी सब उन्होंने। अच्छा, हबीब अकरम और मैं यहाँ लाहौर से गए थे, और ख़ासा एक यानी कि गेट टुगेदर था। गेट टुगेदर भी, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल का सेमिनार टाइप का चीज़ बन गई कि ट्रांसलेशन की क्या अहमियत है, कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और स्टूडेंट ने बड़ा एंजॉय किया। तो इन यूनिवर्सिटियों में जाके एहसास होता है कि हमारा इल्म का जो हॉरिज़न है वो फैल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। जी, अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जनाब, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस कौन कौन सी हैं आज? हेडलाइन हमारी जी जो पनामा लीक से एक सब पता नहीं चल रहा है, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही हैं। अब वो कल तो उन्होंने दे दिया था, लेट खबरें आई, कुछ अखबारों में छप गई थी, कुछ में नहीं छपी थी, और जिनमें छप गई थी वो छपे भी लेट होंगे, इसलिए हमारे यहाँ पहुँचने में भी उन अखबारों को देर हुई। खबर ये आ गई थी कि पनामा लीक्स वाली की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंसोर्शियम है, उन्होंने माजरत की है कि नवाज शरीफ का नाम गलती से आ गया था। अच्छा, वो माजरत किस लेवल से है? गालिब उन्होंने किया होगा कि हुसैन नवाज़, अगर हसन नवाज़ का नाम आया था तो उसमें ये फ़िक्रा ऐड करने की क्या ज़रूरत थी कि ये नवाज़ शरीफ के गोया बेटे हैं, या कुछ कहने की मतलब क्या था। उस पर उन्होंने माजरत की है, माफ़ी मांगी है। आज अखबारों में इश्तिहार भी हैं आधे सफ़े के हुकूमत की तरफ से कि अब बोलो कहाँ गई तुम्हारी पनामा लीक्स। अच्छा, दूसरी तरफ आ रहा है कि जी 400 लोगों के नाम और आ रहे हैं, शायद 9 मई को उसकी दूसरी किस्त शाया हो रही है। अच्छा, पहले ये बता दिया जाता है कि पाकिस्तान के कितने लोगों के नाम आ रहे हैं। अच्छा, उसमें यह भी बताया गया कि DHA लाहौर और DHA कराची में रहने वाले लोगों के ज़्यादा नाम हैं। ये कारोबार तो यही लोग करते हैं ना ज़्यादा जी। तो इन्हीं लोगों के नाम हैं कि जिनके नाम पनामा लीक्स में आए हैं। एक तासुर ये है कि सियासतदानों के नाम आए हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और वज़ीर आज़म का आया तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये लोग जो पैसे का कारोबार करते हैं और पाकिस्तान में गंदी दौलत को फैलाते हैं, उन पर भी नज़र ना रखी जाएगी ना जी, तो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता जी। अच्छा, DHA में रहने वाले, अब DHA को भी सोचना चाहिए कि उसकी पनाहगाह में कौन कौन आके बसते हैं और कैसे बचते हैं। हमने तो प्लाट फ़ौजियों को दिए होते हैं, हम कौम ने अपने वसाइल से उनके लिए सहूलतें भी फ्राहम की होती हैं। इसलिए तो नहीं कि वो आगे सिविलियन को भेज दें, और वो जो सिविलियन जिनको भेजे जाएँ वो सारे कारोबार करते, पता नहीं सिविलियन कर रहे हैं कि फ़ौजी हैं, कुछ तय नहीं है। लेकिन ये उन्हीं पनाहगाहों में सेफ़ हेवन बन गए हैं ये तो ना, क्या यही कहा जा सकता है। तो बहरहाल वो, और एक खबर और आई है कि कुछ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, खरबों में हो जाते हैं, ये इन्हीं ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए से इंडिया मुंतकल किए गए। अच्छा, पाकिस्तानी के पास इतना पैसा है कि इन कंपनियों के ज़रिए स्टेट बैंक ने कहा है कि साहब ये जिनकी फॉरेन करेंसी अकाउंट है उन पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितने पैसे उसमें लाते हैं और कितने पैसे उसमें ले जाते हैं। आपको मुल्क का कानून बनाया हुआ आपने नहीं, फॉरेन करेंसी खींचने के लिए कानून बनाया है, फिर फॉरेन करेंसी जा भी सकती है, आ सकती है, जा सकती है, लीगल प्रोसेस है ये तो। अच्छा, ये सारी बातें अब नाम आने शुरू हो गए। पहले हलीम खां का नाम आ गया, जहांगीर तरीन का नाम आ गया, दोनों को इमरान खान के दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी ATM कहा गया पिछले दिनों में, बड़ा ये सोशल मीडिया भी बड़े बड़े नाम देता है। उनके नाम आए कि जी इनकी इतनी लाख की जायदाद शो की है, 21 लाख की कितने की है, तो इतने करोड़ की है, 43 करोड़ की है, और उन्होंने कर्जे माफ़ कराए। उन्होंने जवाब में नोटिस भेज दिया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ भी, स्टेट बैंक ने कहा जी हाँ कर्जे माफ़ हुए थे। अच्छा, अब ये सारी कहानियाँ जो है
ये गन तो उछलेगा और फैलेगा। और आम तो अब हुकूमत कह रही है कि अब इसका असर, कल काबीना का इजलास हुआ, काबीना ने नवाज शरीफ पर इत्मीनाद का इजहार किया, और अभी ये भी आया कि 26 माह के बाद काबीना का इजलास हो। काबीना का इजलास नहीं बुलाते, एक वो किचन कैबिनेट कहलाती थी पहले, अब एक सोफ़ा कैबिनेट टोनी ब्लेयर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। बस 3 आदमी जो सोफे बैठ जाते हैं, वजीर 2-4 बुलाए और फैसले किए और छुट्टी कर दी। या काबीना का जो बाज़ाब्ता इजलास होता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि बाज़ाब्ता इजलास में आम तौर पर बातें लीक भी हो जाती थी, आप जो बात जिससे करना चाहें उससे करें, प्राइम मिनिस्टर को अहमियत दी जाए। पार्लियामानी सिस्टम कहाँ गया? पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कैबिनेट किसे कहते थे? कैबिनेट मेंबर, अरे हर वजीर कैबिनेट मेंबर नहीं होता था, तो कैबिनेट मिनिस्टर होना और बात, बड़ा मिनिस्टर होता था। बहरहाल ये सारी सवालात जो है ना उठते भी हैं, पैदा भी होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सी बातें पैदा भी होती हैं। और अब यही कहना कि तरक्की की राह में रुकावट बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ ने इस तरह की बात की, कल वहाँ गुफ्तगू की, काबीना ने इत्मीनाद का इजहार किया, हमारी सेनेट की कायमा कमेटी भी बैठ गई है, वो भी अपना नकार रही है, पीपल्स पार्टी के पास है उसके साथ, वो भी अपना नकार रही है। उन्होंने कहा लेकिन पनामा लीक्स वालों को लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, हमारा उनके दरमियान माहिदा कोई नहीं है, और चूँकि माहिदा नहीं है तो हमारे यहाँ वो लाजमी नहीं कि इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें। तो आलमी सतह पर हम तमाशा भी बना रहे हैं, कुछ यहाँ भी लगे हुए हैं, कुछ बहसें भी कर रहे हैं, कभी एक चैलेंज करता है, कभी दूसरा चैलेंज करता है कि अपनी सारी दौलत दे दूँगा साबित हो जाए, मैं जेल चला जाऊँगा साबित हो जाए, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। नौकरी छोड़ना, वज़ारत छोड़ना, अगर साखदार ये कहते हैं जवाब में इमरान खान अपना फोरेंसिक टेस्ट वो भी करा लें, ये भी करा लें, उनके पैसे कहाँ से आते हैं, ये आते हैं, बनी गाला का खर्च कहाँ से चलता है, वगैरह वगैरह सारी बातें आती हैं। भाई आपको एक कनाल का घर रखना पड़े तो 2-3 बंदे रखने पड़ते हैं ना, एक ड्राइवर रखना पड़ता है, एक आपको कुक रखना पड़ता है, एक चौकीदार, माली, अगर फुल टाइम ना हो तो कुछ ना कुछ 2-3 बंदे थे वो आपको करने पड़ते हैं। और इतने 100 एकड़ में फैला हुआ घर कैसे चलता होगा? रायविंड का छोड़ दीजिए, जाति मुड़ वाला, वो छोड़ दीजिए, उसमें तो फौज चाहिए, वो भी कम नहीं, छोटा नहीं, लेकिन ये पहाड़ों की चोटियों पर बने बने मोहल्लात, ये भी पैसे मांगते हैं ना जी। तो लोग अब सारी बातें करने लगे हैं। और अब इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? साथ ये कह रहे हैं कि वैसे जमहूरियत को अब कोई ख़तरा नहीं है, फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। ये इतला कैसे पहुंची उन तक कि फ़िलहाल ख़तरा नहीं है? अच्छा, अगर उनको ये इतला पहुंच गई है कि फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, तो फिर लोग इसकी इंटरप्रेट करें कि इसीलिए आपकी जो मूवमेंट थी, बड़ी शिद्दत जिसमें आ रही थी, वो ज़रा स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि आपको कन्वे कर दिया गया है कि फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है इसको, या आपको कहाँ से इल्हाम हो गया ख़तरा नहीं है। यानी ये जमहूरियत तो ख़तरे होने के यहाँ पाकिस्तान में ख़ास माने लिए जाते हैं। ख़तरा किससे होता है वो माने लिए जाते हैं। कभी-कभी जमहूरियत में कोई लड़की लगती है जिसकी इज्जत खतरे में है, इज्जत, और ये तुले हुए ऑनर किलिंग पे इनका मसला ये है कि ये ऑनर किलिंग पे तुले हुए, और ये बेसिकली इस मामले पे दूसरा कि कल जो मीटिंग हुई है वो बजट के बारे में हुई है। आमतौर पर बजट को हम नज़रअंदाज करते हैं, आया है कि 3 साला बजट प्लान भी इन्होंने डिस्कस किया है। फिर ये भी तय हुआ कि महंगाई की शरह 6% रहेगी, और ये है कि जीडीपी में 6.2% की ग्रोथ इन्होंने, अगर 6.2% ग्रोथ हो जाती है, अगर आपने एनर्जी के पे काबू पाया, प्रॉब्लम पे पाया हुआ है जी। मुझे बहुत से वर्कर भी मिले जो बताते हैं कि स्वाय अक्सर इंडस्ट्रीज़ को अब ये बिजली 24 घंटे प्रोवाइड हो रही है, कुछ को अगर कम हो रही है तो 20 घंटे कम से कम उनको भी हो रही है, 2 घंटे सुबह की छूट, 2 घंटे शाम की छूट, वो उनका वक्त एक तरह का छुट्टी का भी होता है जो उसमें गुजर जाता है। बिजली वहाँ प्रोवाइड हो रही है, हम शायद घरों में रहने वालों को शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि इनकी एस्टिमेशन ये हो कि अब इसकी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। हमारी ग्रोथ तो एक ना, ये पावर सेक्टर के कमज़ोर होने की वजह से 5 साल हमारे ज़ाया हो गए। अच्छा, अब भी वक्त है कि पानी के ज़ाया होने से कहीं हम एग्रीकल्चर हम लूज़ ना कर दें अपनी, ठीक है, एनर्जी। अभी एनर्जी का प्रॉब्लम इसलिए आया कि हमने डैम नहीं बनाए, और डैम पर वो मुशर्रफ ने जब शुरू किया तो कहा कि जी गोल किया कि काला बाग भी और बादशाह भी और फलां मुंडा भी और फलां भी, 5 डैम 16 तक बन, 16 आ गया अभी सर पे। कहाँ हम डैम को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, क्या नतीजा निकला उस पर? आज एक आर्टिकल भी है कि इमरान खान अगर कालाबाग डैम की बात कर दे, होगी तो कंट्रोवर्शियल, लेकिन पंजाब में वोट पड़े मिलेंगे। अच्छा। तो बहरहाल ये पंजाब की बात नहीं, पाकिस्तान की बात है। इसको अभी समझ लिया जाए कि एनर्जी के शॉर्टफॉल से जो मुशर्रफ छोड़ गया था, हम अभी तक भुगत रहे हैं। उसके बाद एक हुकूमत चली गई, दूसरी आ गई है, और अगर खुदा ना खास्ता पानी का शॉर्टफॉल हो गया तो हमारे पास इसका कोई हल, कोई जवाब जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आता जी। ये बड़ी ख़बरें तो देखा जाए तो यही हैं।
और इसके अलावा जो छोटी मोटी खबरें हैं कि अमेरिका ने भी कुछ पैसे 74 करोड़ कुछ 80 लाख डॉलर कितने मंजूर किए हैं पाकिस्तान के लिए, और अफ़गानिस्तान के लिए 1.25 बिलियन का डॉलर का कर्जा भी उन्होंने मदद के जो पैकेज बना रहे हैं उन्होंने मंजूर किए जी। अब हमें इन चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तालिबान का कतर से वफद आया था, बताया गया कि कोई मुज़ाकरा वगैरह का मामला नहीं है, वो पाकिस्तान से जो मुल्ला बरादर वगैरह जो गिरफ्तार हैं उनकी रहाई के लिए आया था। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है, क्या कहा है, तो इसका मतलब था कि हम जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके बाद तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो मुज़ाकरा शुरू हो जाएंगे, उनका वफद पहुँच गया है, हमने ये, तो वो ऐसी बात भी नहीं है। और उधर से हमारे अफ़गान लीडर जो हैं वो चीख रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें, ना पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखनी, लड़ाई आपकी अंदर की है यार, ठीक, आप अपनी लड़ाई को निपटें। आप कहेंगे जी आप मदद कर रहे हैं, अच्छा जी आप हमारी मदद कर रहे हैं, बता दें कहाँ मदद कर रहे हैं, लेकिन जो आप मदद कर रहे हैं हमारे यहाँ दहशतगर्दी की, वो हम आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ कर रहे हैं। अब हम इवन फुटिंग पे हैं, अगर अब खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ से कुछ हो रहा है तो आपके यहाँ से उससे ज़्यादा हो रहा है। आप खुद ही नहीं कर रहे, दूसरे उनके एजेंटों को भी, इंडिया को बुला के भी करवा रहे हैं। मतलब एक टाइम था जब कह रहे थे कि अशरफ गनी जो है वो एक उम्मीद की किरण है, लेकिन अब ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे ही यूज्ड टू। अशरफ गनी पे भी तो बहुत दबाव है ना जी, वहाँ इंडिपेंडेंट हुकूमत कैसे हो सकती है काबुल में, हो ही नहीं सकती। नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं, अमेरिका बैठा हुआ, 42 मुल्कों की फ़ौजें बैठी हुई हैं, और आपने कौंसल खाने खोलने दिए हुए हैं इंडिया को, जगह जगह जहाँ जहाँ भी कोई आप लगा देते हैं, जिससे कॉसेक्स कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये खोखे, और वहाँ एक कौंसल खाना खोल देते हैं आप, वहीं से असला तकसीम होता है, वहीं से मनसूबाबंदी तस्लीम होता है। तो भाई फिर ये सारे मामला अगर होंगे तो खित्ता डिस्टेबलाइज ही रहेगा और ज़्यादा तौर पर यह बेहतर सूरत हाल की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब ऑरेंज ट्रेन मनसूबा भी जो है वो डिस्कस हो रहा है जी, वो हाई कोर्ट में आ रहा है, शफाफ है कि नहीं है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, ये अजीबोगरीब बात है कि जी सिर्फ चीन की कंपनियों को दिया गया, इससे इतना का नुकसान हुआ। भाई जब पैसे देता वो कहता काम हम करेंगे, आपका मंजूर है तो करवा लें। ठीक, अब ये थोड़ा है कि कर्जा तो दे 200 अरब का, 165 अरब का चीन, और काम हम अमरीकी कंपनियों से करवाएं। अमरीकियों के तो नखरे अपने अलग होते हैं। हम अजीब अजीब केस कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। वो ख्वाहिश है कि ऑरेंज ट्रेन मनसूबा मुकम्मल ना हो, ख्वाहिश ये है कि बिजली के पूरे प्रोजेक्ट लगे ताकि कहीं अगले इलेक्शन ये जीत ना जाए। दिस इज़ नो वे, कोई इशू नहीं है कि एक पार्टी को इलेक्शन में हराने के लिए आप मुल्क की तरक्की की राह रोक लें। इनके भी कसूर है। वजीराबाद में अस्पताल बना हुआ है कार्डियोलॉजी का, क्योंकि परवेज लाई ने बनाया है इसलिए इन्होंने चलाया नहीं। मैं जब उससे कल भी गुजरा ना, तो क्या खंडर बन जाएंगे, वो मुल्क का मसाला लगे हुए। जो मोटरवे बनी थी सियालकोट से उस तरफ आनी थी, वो भी इन्होंने रोक दी कि मनसूबा उसने बनाया। ये मैं गार्ड्स की बात कहता हूँ, आज उसकी भी एक खबर थी कि एक खातून गार्ड ये क्या कहते हैं वार्डन जो थी, वो उसको साथी ने अगवा कर लिया, बाद पर चला कि देवर ने शायद साइन करवाने के लिए अगवा किया और बेहोश करके छोड़ गए। अब वो उन वार्डन बाजारों का कोई वारी वारिस नहीं है। 1122 जो थी ये ख़त्म होने लगी थी क्योंकि ये मनसूबा उसका बनाया हुआ है। तो भाई इस तरह नहीं चले, एक मनसूबा दूसरा ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान की आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या जमहूरियत बना रखी है आपने जी, एक कोई मनसूबा बनाता है दूसरा उसको अनडू कर देता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी बातें हैं जिस पर अब गौर करना चाहिए। और एक छोटी सी खबर और इसके साथ ही मैं ख़बरों को ख़त्म करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के बारे में, वो एक साहब जो गिरफ़्तार हुए, उन्होंने ये खबर दी है, उन्होंने कहा कि ये अल्ताफ़ हुसैन को उससे ख़तरा पैदा हो गया था, इसलिए ये यहाँ काशिफ डेविड ने कहा है। काशिफ डेविड की बात करें? नहीं, काशिफ डेविड नहीं, किसी और ने कोई है। बल्कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि किसने कहा है जी, खालिद शमीम ने कहा है और कहा कि ख़तरा पैदा हो गया था। और अब देखें ख़तरे की बात है, अजीम तारक के बारे में ये केस, इनके बारे में ये केस, ये सारे हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, ये लूट मार हो रही है, जुराइम के बनते जा रहे हैं। बहरहाल यही खबरें आज की जी। अब कुछ काला में दो चार उसकी ब्रेक की तरफ चलते हैं, मजीद सेगमेंट भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? पहला मैं आर्टिकल जो पढ़ने लगा हूँ ज़रा अनयूजुअल सा है, इसलिए मैं पहले उसको जिक्र करना चाहता हूँ कि जंक्शन 48 नाम की कोई फिल्म आई है जिसके बारे में इससे पूछा गया कि सेक्सुअल इज़ पॉलिटिक्स मजमून का नाम है,
सेल्वॉज ज़िज़क का आर्टिकल है जो कि सिल्वेनिया का रहने वाला है, बोस्निया सिल्वेनिया, सब उनका यहूदी होगा या क्रिश्चियन, नहीं तो यहूदी होगा, और वो बनाई जूडी एलोनी ने है। कहता कि अगर आप पूछें 12 महीने में कौन सी फिल्म बनी है, तो जो मेरे इंटरेस्ट है उसके तहत मैं यही बताऊंगा कि ये फिल्म बनी है। अब उस फिल्म में कहानी क्या, किस्सा क्या है कि ये फ़लस्तीनियों यानी कि खुद इस्राएली फ़लस्तीनी नौजवान, वो लोग जो 48 के बाद इसराइल जिन्होंने छोड़ा नहीं, उन फ़लस्तीनियों ने वो वहीं रहे, उनको क्या बीत रही है उन पर। एक तो रियासत का जबर इसराइल का कि वो इसराइल के शहरी हैं और इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही। खुद अपनी कम्युनिटी का जबर, कम्युनिटी चाहती है कि आप इस तरह रहें, उस तरह रहें, आप ये ना करें, वो करें। तो इसमें एक ऑनर किलिंग का मसला भी आता है। देखो कहाँ कहाँ पहुँची है ऑनर किलिंग, और वहाँ भी मसला आता है। तो उसके हवाले से उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। नफ़र नाम का कोई एक बंदा है जो इसका मेन हीरो है, करैक्टर है, तो उसने ख़ास तौर पे ऑनर किलिंग के हवाले से एक गीत भी गाया है जो बड़ा पैशनेट किस्म का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके उसने उसकी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तो वहाँ उस पर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा ये ज़ियोनिस्ट का एजेंट है जो ये साबित करना चाहता है कि फ़लस्तीन वहाँ के जो हैं वो बारबेरिक लोग हैं, वो ऑनर किलिंग करते हैं, बारबेरिक लोग हैं। यानी हमारे यहाँ भी यही कहते हैं वैशी लोग हैं, ये लड़कियों को मार देते हैं वक़ार के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर। वहीं वो सवाल उठाया गया। अच्छा, अब वहाँ ये बहस उठ गई कि वो कहते हैं जो हमारी जो लोकल ट्रेडिशन है उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करना, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो इससे जो बहस छिड़ी है, उन्होंने कहा कि जो इस बंदे ने कहा कि जो मुझे पर आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, आप अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, जिसका मतलब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं तो अरबी में गीत गा रहा हूँ, मैं तो अपने वतन में लड़कियों को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ। और गीत में कुछ है कि उठो, आओ, गाओ। और ये फिर बहस चल गई कि मेरी माँ जो है वो मुझे गाती थी तो लोरी देती थी, और लड़कियाँ, और फिर उन पर दिखाया गया है कि एक लड़की जो है वो फैमिली ट्रेडिशन तोड़ के जाके कहीं कंसर्ट पे गा रही है और बाहर उसके 2 कज़न जो हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, वो जो यहूदी ट्रेडिशन में तो कज़न को भाइयों की तरह ट्रीट किया जाता है ना, ट्रीट करने का मतलब शादियाँ भी नहीं हो सकती उनकी का। यानी कि यहूदी ट्रेडिशन में तो यह कज़न के साथ शादी भी नहीं वो करते। हमारे यहाँ तो वो उसको उस तरह महरम नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी ट्रेडिशन में है। तो वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसको मारेंगे। उसके मुकाबले में वहाँ का एक और कोई है गाने वाला जो उतना असाफ नाम लिखा, ASSAF, असाफ नहीं, असाफ। वो और तरह के गीत गाता है। वो अब वो वहाँ का एम्बेसडर, आप वो गज़ा की पट्टी का रहने वाला है, हमास की उसको बैकिंग है। वो जब गीत गाता है तो वो दुनिया उसको सुनती है और देखती है। वो उसकी दरमियान सोशल ब्लॉगिंग पे बहस शुरू हो गई है जी, और वो उसको सकाफती सफ़ीर भी समझा जाता है उनका। और उन्होंने कहा कि वो साबित करना चाहता है कि आप हमारी रवायात को क्यों छेड़ते हैं, कोई इस तरह की बात ये नहीं। तो ये और इसकी जो बहस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि तुम ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। और अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात लिखी कि ये अपने लोगों को अपने कल्चर की हिफाजत के लिए ये मगरबी लिबरल्स को नहीं बुलाता कि आ जाओ मगरब के लिबरल, देखो हम बड़े लिबरल हैं, हमारे मुल्क में ये मौलवी लोग जो आते हैं ये औरतों को ये नहीं करने देते हैं। देखिए ये कबायली ट्रेडिशन के लोग, कबायली थोड़ा कहते हैं, इस्लामी ट्रेडिशन कहते हैं, लोग ऑनर किलिंग कर रहे हैं, तुम आके हम कहना, वो ये नहीं करते। वो सीधा कहते हैं अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे। बड़ा मिसाल मलकम एक्स की दी है कि वो जब तकरीर करके उठ बैठा तो एक गोरी खातून उठी, उसने कहा हम आपकी क्या मदद करते हैं। उन्होंने कहा नथिंग, कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? वो पैगाम दे देना चाहता था कि हम किसी की ज़कात, खैरात और किसी के मेहरबानी की वजह से अपने हकूक़ नहीं लेंगे, हमें अपने अंदर से क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए। काले लोग अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ें और उन हकूक़ को हासिल करें। ये भी यही कि फ़लस्तीनी खुद लड़ें और ख़ुद हकूक़ हासिल करें। मेरी माँ गाती थी, उन्हें इसने जवाब भी दिया, मेरी माँ गाती थी जब मुझे नींद ना आती थी, लोरी देती थी ना। तो ये लड़कियाँ गाना चाहती हैं तो निकलो, तुम निकलो। उनको कह रहा है वो निकाल तो रहे हो, जो अगर मार दिए जाएंगे तो क्या करोगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम करो ना। तो ये बड़ी डेलिकेट सी बहस है। अब मगरब का लेफ़्ट क्या कह रहा है, वो कहता नहीं ट्रेडिशन को आप रिस्पेक्ट करें, मल्टीकल्चरलिज्म, यानी ये सारी बहसें जो हैं इसी एक फ़िल्म के साथ जो उभर के सामने आई हैं उन सब का तस्करा भी है। एंटी कॉलोनियल हकूक़, उन्हें कहा इंसानी हकूक़ का लफ्ज़ जो है ये, अब मसला ये है कि वेस्ट वाले इंसानी हकूक़ का मतलब वो लेते हैं जो वेस्टर्न इक़दार हैं, बिल्कुल मगरबी इक़दार को वो आलमी और ग्लोबल इक़दार करार दे के उन्हीं को अहमियत देते हैं। और ये तो नहीं हुआ करता साहब, इस तरह तो नहीं हुआ करता। तो मेरा ख्याल में इन्होंने इस बहस को बहुत मज़ेदार तरीके से इस तरह बयान किया है। दूसरा आर्टिकल जो मैं तेज़ी से बयान करना चाहता हूँ आमिर खाकवानी का है। आमिर खाकवानी
इमरान खान अपनी कुव्वत कैसे बढ़ाए। एक तो उन्होंने बात लिखी कि सोशल मीडिया को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है, जहाँ आप पे पाबंदी नहीं है, आप सब बात कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है कुछ इसके कि मसलन उन पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उनकी सेंसरशिप तो होती नहीं है, और जाली अकाउंट भी बनाए हुए हैं फेसबुक पे लोगों ने, और कोई चेक करने वाला भी नहीं है, और हम ऐसे ही उसको शेयर भी कर देते हैं, बात वायरल हो जाती है, फैलती है। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन फ्यूचर का उन्होंने कहा कुछ लोग बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल, माइक्रो ब्लॉगिंग जिसे कहता है, लंबे लंबे आर्टिकल की शक्ल में। तो उसमें उन्होंने एक आध आर्टिकल का हवाला दिया जो इमरान खान के हवाले, उसको पूरा उन्होंने कोट किया है। और कोट करने का मतलब ये था कि पूरा नकल कर दिया, ये बताने के लिए कि जितने हम कॉलम लिखते हैं, कई ब्लॉगर उससे अच्छे वहाँ ब्लॉग्स लिख देते हैं। बस उन्होंने कहा कि इमरान खान को उन्होंने मशवरा दिया कि आपकी कोई मुनज़्ज़म सियासी जो है वो यानी कि तंजीम नहीं बन पाई अभी तक, और तब्दीली की तारीफ़ आप नहीं कर पा रहे, तब्दीली कहते किसको है। और तीसरा ये कि आपका प्रोग्राम है क्या, इसका पता नहीं चलता कि आपका प्रोग्राम क्या है। और चौथा ये कि करप्शन पर आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये बड़ी बात है। और ये इकट्ठा कर लिया कि धांधली पर इकट्ठा कर दिया है। धांधली पर इकट्ठे करने का मतलब ये लिया जाता है कि अगर कोई कहता है नून लीग का बंदा जीत भी जाए तो वो शक की नज़र से गुजरता है कि ये शायद पता नहीं ये भी धांधली से जीता है, इतना आपने वो अच्छा किया, आपने बना दिया है। और आपकी लेकिन कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि आपने चलना कहाँ, जाना कहाँ है। मतलब उसका हिकमत अमली का ये है कि फ़र्ज़ किया नून लीग जो है वो नवाज शरीफ इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो आप कश्मीर का जिक्र ज़्यादा करें। आप जिन इलाकों में मसलन अफगान महाजरीन ये अगर आप KPK में करना चाहते हैं तो अफगान उनका, और वहाँ जब आप अफगान महाजरीन का जिक्र करेंगे तो बलोची ब्लॉग आपके साथ आएगा, क्योंकि वो अफगान महाजरीन से तंग पड़े हुए हैं कि सारी आके उनकी आबादी को अपसेट किया हुआ है। इस तरह मसलन ख्वातीन के हवाले से है कि आप उनके लिए कुछ करें भाई, KPK में करें कम से कम, ताकि आपका जो उनके लिए निकली है उनके हकूक़ के लिए कुछ नज़र आए कि वो करती दिखाई देती। बड़ी पॉजिटिव किस्म की अमन ताकत के मराकज़ चीन और अमेरिका है। आप तय करें कि चीन और अमेरिका को किस किस एरिया में आपको उनकी ज़रूरत है और कैसे उनको खुश करना है और किस तरह उनकी हमायत हासिल कर सकते हैं। और मसलन ये सरमायादारों की हमायत करते हैं नून लीग वाले, उनके पास है, तो आप सनती वर्कर की हमायत करें, सनती वर्कर की हमायत करेंगे, खुद ही वो सरमायादार की मशवरा दिया कि ज़रा नवाब शाह में ज़रा पीपल्स पार्टी को ज़रा गर्दन ज़रा मोड़ें, क्योंकि वहाँ जरदारी साहब हैं, तो वो गर्दन जरदारी साहब की मुड़ेगी, और जब जरदारी साहब की मुड़ेगी तो आप उनकी मदद ले सकेंगे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह। तो एक हिकमत अमली क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, ब्लॉगर्स लिख रहे हैं इस तरह की बातें। और उन्होंने खैर PTI की मदद के लिए ये चीज़ें उन्होंने शाया भी करती हैं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आगे चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। जी मीर्ज़ा मजीद, कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं आपने सेलेक्ट किए हैं? आर्टिकल ये कुछ पुराने इक़्तिबासात भी छापता है हमारा कोई अखबार, एक्सप्रेस पे छपते हैं ख़ास तौर पर, और उसमें आज है कतील शवाई के घर का पता, ए हमीद का। ए हमीद हमारे बड़े मज़े के लिखने वाले थे और बड़ी वो एक रोमांटिक किस्म की नसर भी लिखते हैं। जंगलों में घूमना फिरना, श्रीलंका में जाना, इधर जाना, ये वो उनका मशगला था। लाहौर की गलियों का जिक्र करना, लाहौर की पुरानी उस ज़माने की लाइफ का जिक्र करना, अमृतसर का जिक्र करना। ये उसी गली में रहता था जिस गली में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। तो इसलिए जब वो करते थे, जब अमृतसर पर लिखता था तो मेरी माँ कहती थी कि वो ए हमीद का फ़लाँ अफसाना आया है, वो नावल आया, किताब आई, लेख, बस एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता था बड़ा खूबसूरत अंदाज में। तो आज उसने लिखा है कि कतील शवाई के घर का पता। उन्होंने कतील शवाई से पूछता था, ये मैं मज़े के कालम भी पढ़ता हूँ, बड़ा संजीदा पढ़ तंग आ जाते हैं कभी कभी। कतील शवाई का पता पूछते, कहते मिर्ची शाह जाओ, वहाँ के जाओ, ये गड्ढा जा रहा होगा और उसके ऊपर गंदगी के ढेर होंगे, उसके पीछा करो, जहाँ जाके वो गंदी फेंके सामने मेरा मकान है। आपसे पहले तलाश करो कि वो गाड़ी जा रही है कि जा रही है। खैर वो मदद थी, वह शायर कभी करते भी हैं। मसलन ज़फ़र इकबाल का एक मिसरा है कि ड्योढ़ी बड़ी सी रेलवे क्रॉसिंग के पास है, ड्योढ़ी से 4-6 कदम आगे मकान है। हम उकाड़े गए, बड़े नासिरदार नाता बख्तर जावेद सिराजी ने कहा चलो ज़फ़र इकबाल को मिलते जाएं, साथ साथ तो है। घर का पता किसी नहीं था, इसी शेर से हमने घर ढूंढा, पूछा रेलवे की ड्योढ़ी किधर है, वो उन्होंने कहा वो है। उससे के दो पता चला ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा ये घर है।
तो इस तरह हमने तलाश किया। तो शायर अपना अंदाज में कभी कभी अपने घर का पता जहाँ बातें बयान करते हैं। उन्होंने बताया कि जब ये रॉयल पार्क में रहते थे, पाकिस्तान बनने के बाद अक्सर लोगों ने कमरे अलाट किए थे फिल्मी दुनिया के, वहाँ रहते थे लक्ष्मी चौक में। और वहाँ कब्रदार नीचे अहमद राही भी थे, सार लुधियानवी भी रहा करते थे। देखिए ये क्या लाइफ थी, उनको तो प्रिजर्व करना चाहिए इस पूरे वो रहते थे। और वो ज़िंदगी जो भी उन्होंने गुजारते थे, यानी वहाँ रहते थे और सारा दिन हमारा इकट्ठा गुजरता था। वो कतील शफाई पर बेसिक लिखा ना, उस वक्त अदब लतीफ़ में भी हम जाते थे इकट्ठे। अदाकार के वो एडिटर थे, अदाकार का मैं एडिटर भी रहा हूँ। अच्छा। अदाकार का एडिटर इससे रहा हूँ जब भुट्टो साहब ने ज़िंदगी पर पाबंदी लगा दी और डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी, अल्ताफ़ हसन कुरैशी और मुजीब शामी जेल में चले गए, तो बाद में पर्चा निकालने का मसला पैदा हुआ। मैं गया शोरश साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि सुनाओ क्या बात है। मैं कहा जी जब चले गए जेल में, अब बुज़ुर्ग आप ही हैं। उन्होंने कहा और सादक अपने साले को आवाज़ दी, मुंडा आया एंड दो डेक्लेरेशन दो। डेक्लेरेशन बड़ा मुश्किल होता था। उन्होंने कहा आगा साहब ठीक है, 17 सुबह का दे दूँ। उन्होंने कहा नहीं वो अदाकार वाला दे दो फिलहाल। तो हम छापते थे अदाकार के नाम से, इधर ज़िंदगी छाया होगा वगैरह पढ़ती लगा कर, इधर अदाकार। तो पहला एडिटर तो मैं ही बनाना, अभी तो बाकी शामी वामी तो जेल में थे। तो हम वो पर्चा सेंसरशिप की पाबंदियों में भी छापते रहे, लेकिन पहला अदाकार के नाम से मुझे तारीख का वो बाब भी याद आया। तो ये कैसे घूमते फिरते थे, वहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे। सहारनपुर पाकिस्तान में रहे उस ज़माने में। वो साहिवाल मंडगुमरी की एक आटा पीसने वाली चक्की में छुप के बैठे रहे। वो चक्की मुनी नियाजी के बड़े साहिर साहब जी हाँ, वो चक्की जो है वो मनी नियाजी के बड़े भाई ज़मीर नियाजी की मलकियत थी। उसके सामने मरातब अख्तर का घर था, तो हमने वो चक्की भी देखी, शू भी सुनी उसकी। तो ये एक तारीख पाकिस्तान की उस ज़माने की। तो ये जो घूमते फिरते थे, क्या रातों को मनी नियाजी और नासिर काज़मी मेरे साथ घूमते थे। और अशफाक और इब्न इंशा, वो भी इब्न इंशा भी लाहौर में थे। वो सेहत के ख्याल से जल्दी चले जाते थे। कतील शफाई का मसला ये था कि इसे रात स्टूडियो में जाना होता था, मैं उसे जंगलों में खींचता था, वो स्टूडियो में जाता था, फिल्में बनानी होती। तो ये पूरी लाइफ उस ज़माने की, अगर आप लाहौर ही नहीं कराची की लाइफ भी देखें उस ज़माने में, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से आने वाले शायर अदीब रातों को किस तरह घुमा करते थे, किसकी जगह बैठा करते थे। एक दिन रात बैठे, पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई, जाने लगे। 6 पैसे का कप होता था चाय का, तो बहरे ने आवाज़ लगाई, कल आए थे आज जा रहे हैं, 67 रुपये 6 आने। कि इतना बिल सुन के मालिक कहीं घबरा ना जाए कि क्या खा लिया इन्होंने। बहुत सस्ता ज़माना था, तो बता दिया कि कल आए थे और आज जा रहे हैं। तो अदीबों शायरों की ज़िंदगियों के हवाले से कभी कभी इस तरह के आर्टिकल मज़ा देते हैं। और बड़ी उस ज़माने की, हामिद मीर ने आज एक बड़ा डिफरेंट आर्टिकल लिखा है अमानुल्लाह खां के बारे में। अमानुल्लाह जो कश्मीर के लीडर थे, उसके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह थे। उन्होंने कहा कि मेरे नाना से ताल्लुक़ था जी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वारिस मीर साहब से बड़ा मेरा पर्सनल था, लेकिन ये नहीं पता था कि ग़ुलाम अहमद जर्राह साहब थे। उन्होंने कहा कि ये दोस्ती तो किस तरह ये बल्तिस्तान से वहाँ और वहाँ से वहाँ ये आए, फिर कैसे इन्होंने मिलकर कश्मीर की मिट्टी को पकड़ कर कसम खाई थी कि हम तेरी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। ये अमानुल्लाह खान लोगों में से हैं। फिर उन्होंने कैसे रायशुमारी का महाज रायशुमारी बनाया, फिर कैसे 77 में वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में बदल गया। मकबूल भट्ट इनके साथ हुआ करते थे। मकबूल भट्ट वो आदमी है, जब गंगा नाम का त्यारा अगवा हुआ था और अगवा करके अमृतसर से लाहौर लाया गया था, तो हमने हाशम और उसके अशरफ के जुलूस निकाले थे और उनका लीडर वो मकबूल भट्ट था, वो भी आके लाइमलाइट में आया था। और मकबूल भट्ट का उसके बाद में साबित हुआ कि ये तो रात ही, जहाँ उस वक्त क्या एजेंसी थी उसकी साजिश थी। और वो जो हीरो बने हुए थे बाद में पता चला विलन बन गए। मकबूल भट्ट को हमने भी जेल में रखा और इंडिया ने भी जेल रखा। वो श्रीनगर की जेल तोड़ा के बाके पाकिस्तान आए थे, फिर हमने जेल में रखा उसे, फिर जहाँ चले गए फिर इंडिया गए, फिर इंडिया वालों ने जेल में रखा और वहाँ फांसी दे दी गई। अमानुल्लाह खां के साथी थे, तो अमानुल्लाह उसके बाद एक बुझे से रहने लगे, यानी कि आज़ादी की तहरीक का जो सारा था। आखिर में यासीन मलिक वगैरह के साथ भी इनका इख्तलाफ हुआ, लेकिन यासीन मलिक के बाद इनके साथ दोस्तियाँ भी हो गई। तो कश्मीर की पूरी आज़ादी जो है ना, इन चीज़ों के साथ ज़ाहिर होती नज़र आती है। ये नाम जो हैं, ये हम नाम भूलते जा रहे हैं। मकबूल भट्ट कौन था आज किसी को पता नहीं होगा। हाशम और अशरफ कौन थे किसी को पता नहीं होगा। और ये अमानुल्लाह खान क्या था, ये किस तरह नफ्सियाती तौर पर आज़ाद कश्मीर की, खुद मुख्तार कश्मीर की बात करता था, लेकिन अच्छा लगता था वो भी जो कि कश्मीर का पाकिस्तान से लाग चाहते थे। ये डेडिकेटेड लोग थे, इन्होंने वतन की खातर बड़ा नज़ियाती तौर पर महाज पर बड़ी जंग लड़ी है और बड़ा काम किया जी। बस ये है जी, बांग्लादेश के बारे में एक तहमीमा एनम का आर्टिकल है कि वहाँ लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है और हम वो कोयले पे जा रहे हैं चीन की मदद से, जैसे हम जा रहे हैं, और वो सोलर पे भी आ रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैंने तो इसलिए पढ़ा था कि भी हमें भी
लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, कौन सा तरीका इख्तियार करें, क्या करें। लेकिन ये है कि वो अपने मुल्क के बारे में बहुत सी बातें, हम तो नेगेटिव लिखा करते हैं ना, हम तो पॉजिटिव लिखा नहीं करते। तो बहरहाल यही आज के आर्टिकल हैं जी। और इसी के साथ जैसे कि आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन मज़ीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इनपुट। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से डॉक्टर ज़रका साहिबा। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, और जो हमारे एनालिस्ट हैं आज वो हैं डॉक्टर हुमा बकाई। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। बहुत एक आज हैवी वेट पैनल है जी। exactly. मैं जनरल साहब से बात शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। जनरल साहब, क्या सूरत हाल है पनामा लीक्स का? ये तो कुछ डिफरेंट स्टोरी बन गई है, कल से कुछ और टर्न आ गया है, लेकिन मुल्क के अंदर तो वही फिजा लगती जो पहले थी, या कोई फ़र्क आया? आपको क्या लगता है आपका जी? मीर साहब, एक तो बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, मैं मशकूर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली कि पहली बात एज ए पाकिस्तानी जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत की फिजा है, घुटन नहीं है, और इजहार ख्याल की आज़ादी है। और हम अपने खा वो हमारे हाकम हों, उनके गिरेबानों तक हमारा हाथ जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम सबको एहसास करना चाहिए कि ये ना हो तो इसका अंदाज होगा। अभी मैं आ जाता हूँ पानामा की तरफ, और इस पे मैं ये कहूँगा कि कोशिश की जाए कि इसी को प्रिजर्व करके हम आगे चलें, उसकी हदूद कयूद के अंदर रह के। पानामा के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इंटरनल है हमारा और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें ऑफ कोर्स जहाँ और 250 बंदों का नाम है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली का, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को भी ब्लेम किया गया चैनल्स के ऊपर, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, बताया गया कि अभी तो उनका ये अपना नाम भी आ गया। कल मैं उमर चीमा को ही सुन रहा था, तो उसने कहा ये गलती थी और उसको तसही कर दिया गया। एक दो जगह कहीं गार्डियन ने मेंशन किया, ये किया। उनकी ज़ात के ऊपर कोई ये नहीं है कि वो कंपनियां चला रहे हैं या कंपनियां उनकी हैं। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं कहता हूँ बेटों का है, और बेटों के मुतल्लिक भी ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि उन्होंने कहा उनकी कंपनियां हैं और बेटों ने उसको एग्री किया कि यस हैं। और ये आपको पता है कि ये जो ऑफशोर कंपनियां और ऑफशोर कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये 200 साल पुराना है, और ये वियना कांग्रेस के ऊपर 1815 में इसको लीगलाइज किया, जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी का जो स्टेटस है उसको एक्सेप्ट किया, और फिर वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गए। और मैं ये भी कहता हूँ वो सारे ठीक गए, बहुत यानी जहाँ तक मिस यूज ऑफ दीज कंपनीज है वो भी एक रियलिटी है जिससे कोई आंखें नहीं बंद कर सकता। लेकिन वो ब्लैक मनी, ड्रग मनी, माले हराम, वो लोग बैंकों में भी इकट्ठा करते रहे, और वो वायलेशन यहाँ भी हुई वहाँ भी हुई। अभी उसके ऊपर मसला ये है कि हुकूमत ने पहले एक कमीशन बनाना चाहा अपने तौर पे, ये रिटायर्ड जजेस का, उस पर कहा गया कि नहीं रिटायर्ड नहीं, हाजिर हो। फिर ये इन्होंने आपस में बहुत सी इंटरेक्शन हुआ, तो फाइनली हाजिर जजेस की तरफ गए। अभी मसला TOR के ऊपर आया हुआ है कि जी उसके अंदर ये रखें। TOR के अंदर हुकूमत का जो व्यू है वो ये है कि कई दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा, मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने तो ज़ीरो टैक्स पे किया है, किसी ने कहा 5000 किया है, किसी ने ये कहा कि ये तो लोन डिफॉल्टर्स भी हैं, फलानी जगह ये किया हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, आप कमीशन बनाते हैं तो उसको ये कहते हैं ये शुरू करें। और मैंने खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सुना कि उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें, और सबसे पहले 2016 से शुरू करें, और वो क्लियर कर दें, और उसके बाद ये देखें आप ये सिलेक्टिव, आप जब प्रायोरिटाइज जो है वो कोर्ट खुद कर सकता है कि किसको उसने पहले तरजीह देनी है, ये आप कह रहे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठीक। जनरल साहब मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ, डॉक्टर ज़रका यहाँ मौजूद हैं, PTI का पॉइंट है वो आपसे भी मैं लेता हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई की तरफ बाद में आता हूँ। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, एक तो ये बात है, लेकिन साथ बात है कल इमरान ने कहा कि अगर कोई जमहूरियत को नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, ये तो उनका नेट। एक बात उन्होंने बड़ी एक माने खेज कही है कि फ़िलहाल जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं,
ये जमहूरियत को खतरा कहाँ से होता है आपको पता है, और फिलहाल कोई खतरा नहीं, उनको किसने बताया देखिए जी, बात यह है कि ये जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि नवाज शरीफ साहब से ही है। अच्छा। इसलिए क्योंकि जब आप कहते हैं आप कर रहे हैं और खतरा नवाज शरीफ से खतरा इसलिए है क्योंकि वो देखिए, अब आपके ऊपर अगर एक एलिगेशन आई है आपके ऊपर पनामा लीग, और पनामा लीग तो अब बाहर से आया तो इसको हम सीरियसली ले रहे हैं। कहाँ गए वो 129 केसेस जो इनके ऊपर थे, कहाँ गए वो इनकी शुगर मिल्स और इनकी बाकी मिल्स के ऊपर जो टैक्स ना देने के लंबे लंबे गोशवारे थे, जो जज जो थे इरफान साहब जिन्होंने राइट ऑफ किए, जिनका नाम भी पनामा लीग में। देखिए बात यह है कि हम मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम टैक्स देते हैं उसका हमें पता चले वो कहाँ जाता है। ये सारा मलबा उठा के दूसरों पे डाल देते। जब इन पे सवाल हुआ, अगर इन पे सवाल हुआ कि आपके ये पैसे कहाँ से आए, तो ये साफ साफ जवाब दें, बजाय इसके कि इधर उधर इधर और उधर। और अब वो कभी कोटली सतिया में जलसा करते हैं, वहाँ बादशाह की तरह जाके कहते हैं कि जो मांगोगे दे दूंगा, सड़कें चाहिए तो वो दे दूंगा, पानी चाहिए तो दे दूंगा। प्राइम मिनिस्टर की तरह बोलते हैं लेकिन जी इमरान खान बोले जिस तरह मर्जी, बोले जिस तरह मर्जी। खान साहब को तो हम सब जानते हैं, खान साहब को हम वोट क्यों देते हैं, खान साहब के साथ हम जैसे लोग क्यों एसोसिएट हुए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप देखते हैं हमारी लीडरशिप की तरफ, एक है हमारे अल्ताफ़ भाई जिनके ऊपर रॉ का एजेंट, उनकी पूरी पार्टी ने इतने फंड्स लिए हुए रॉ से, फिर उनके साथ जो उनका यूके की गवर्नमेंट के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है, जिस तरह से वो वहाँ 20 साल से मुकीम है, पाउंड्स का उनके साथ, उधर से दूसरी तरफ जरदारी साहब की तरफ देखें, उनके स्विस बैंक अकाउंट, वो भी तो यही कुछ करते थे जो ये अब कर रहे हैं। तो कहाँ आपको नजर आएगा वो कोई सफाई, कोई शफाफियत? ये सारे इल्जामात अब अलीम खान के बारे में, जहांगीर तरीन के बारे में आने शुरू हो गए। बिल्कुल, तो इमरान के बारे में लोगों ने कहा, लेकिन कोशिश की ना इमरान, वो कहते हैं ना यू कैन कीप थ्रोइंग मड बट इट डजंट स्टिक। बात ये तो जो बाकी लोग हैं उनके बारे में आप करें। हम तो कहते हैं, खान साहब ने खुद भी कल कहा है कि वो अपने मसलों को खुद फेस करेंगे, खा वो जहांगीर तरीन हो खा वो अलीम खान हो। अगर उनके ये भी कहते हैं हमारे बेटे मसले खुद फेस करेंगे। अच्छा, डॉक्टर हुमा बकाई साहबा को भी साथ शामिल करते हैं। आज हमारा पैनल खासा वसी है, मैं चाहते हैं सब बात करें। डॉक्टर साहब, आप सुबह खैर, आपसे बात पहले करना चाह रहा था। देखिए, एक बात तो सारी ये हो रही है कि ये लीक्स आ रही हैं, फलां आ रहा है, सब बात हम कर रहे हैं। एक सवाल जो मैंने चुपके से ऐसा से किया था कि इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि अभी खतरा नहीं है। बहुत से लोग इस्लामाबाद में से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है जैसे सचमुच खतरा है। कभी आता है शायद खतरा टल गया है, कभी आता है नहीं टल नहीं गया, पोस्टपोन हुआ है, मुलतवी हो गया, मौखर हो गया है खतरा। ये क्या हम जमहूरियत के नाम पे क्या कर रहे हैं यहाँ? वैसे देखिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होती है तो और या कोई बात सवाल उठता है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जमहूरियत इससे मजबूत होती है, खतरे में नहीं पड़ती। अगर आप सवाल उठाएं एग्जिस्टिंग हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से तो उसका मतलब है कि जमहूरियत फल फूल रही है। हाँ, मैं ये जरूर गुजारिश करूंगी कि जिस तरह PMLN ने रिस्पॉन्ड किया है इस क्राइसिस में, वो जमहूरी रवैयों के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? कैसे? A to Z, बजाय इसके कि वो सवाल का जवाब देते, उन्होंने इल्जामात की बारिश कर दी। नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक कांटेक्ट कैंपेन रिएक्शन में शुरू कर दी। उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जमहूरियत का हुस्न तो यही है कि आप अवाम में आके उसका जवाब दें। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। फिर उन्होंने जो अपनी वजीर उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वो ऐसा लगता है कि वो PMLN की प्रोपेगेंडा मशीनरी है। चाहे PTV हो, चाहे वो एड्स हो जो इस वक्त मेरे और आपके चैनल पे चल रहे हैं। फिर ये बात भी मेरे और आपसे पुशीदा नहीं है कि दोबारा मीडिया को कल्टिवेट करके एक बहुत हेवी अमाउंट कैश का जो है उसके इनफ्लोज आए। तो देखिए, ये जमहूरी कैश आया है, हम तक नहीं पहुंचा, हमारा हिस्सा हमें पहुंचाए ना। ये मैं आपको वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, और मैं नहीं उन लोगों के नाम लेने चाहती, मेरे साथियों में से हैं। अच्छा, टीवी पे मैं वो नाम आपके सामने नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको फॉरवर्ड जरूर कर दूंगी। और मुझे दुख होता है कि ऐसे लोगों के नाम आए। अच्छा, जरूर भिजवाइएगा। ये जमहूरी रवैये नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ इमरान खान साहब से गुजारिश, आप हर एक को बुरा कहते हैं और इस वक्त आप भी सियासी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। आप जाके पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ गए और आपने उनके साथ अपना कैंपेन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि पनामा लीग से बजाय इसके कि हम करप्शन के कल्चर में डेंट डालते, जो मेरी ख्वाहिश थी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स, हमने पनामा लीग को इस्तेमाल किया है अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए
और मुल्क में पोलराइजेशन मजीद बढ़ गई है। और अगर जमहूरियत कमजोर होती है तो फिर सिर्फ किसी एक जमात के लिए कमजोर नहीं होती, सब जमातों के लिए कमजोर होती है। और इसका नुकसान इस वक्त ये हुआ है सजाद मीर साहब, मेरी नाक़िस राय में, कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल हुकूमत है ये और कमजोर हुई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये और स्पेस कंसीड करेगी और एक रबर स्टैम्प हुकूमत रह जाएगी। और इसका असर 2018 के इलेक्शन से भी होगा। 2018 के इलेक्शन से आपका मैंडेट इतना स्प्लिट हो जाएगा कि फिर जो लोग मनूवर करते हैं पॉलिटिक्स को, उनके लिए आसानी हो जाएगी। कू जरूरी नहीं है कि सामने से हो और आपको बूटों की धमक सुनाई दे। जो नया तरीका कार है उसमें मैनेजमेंट की कू होती है। अगर आप कंप्लीटली डोरियां खींचकर सिविल हुकूमत चला रहे हैं तो ये भी सॉफ्ट कू है, और वो हम भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक बात है जनरल साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ गई। हुमा बकाई ने भी आप बात की, हमारे डॉक्टर जरका ने भी बात की। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, एक तो लोगों को शक पड़ता है कि शायद फिर बूटों की दमक जो से बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं खुद जमहूरी प्रोसेस को नुकसान पहुंच रहा है इससे। आप कैसे असेस करते हैं इसको? देखिए, बात यह है कि हुमा बकाई मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन हमारा तजर्बा जिंदगी का ज्यादा है। मैंने चारों मार्शल लॉ भी देखे हैं और बहुत कुछ देखा है कॉरिडोर अफवार में। इन्होंने अपनी बात शुरू की और फिर खुद उसी की तरदीद भी कर दी। इन्होंने कहा कि ये जमहूरियत, मैं भी खुद समझता हूँ कि जनरल रहील शरीफ की मौजूदगी में अल्लाह के करम से उन्होंने खुद यौम शोदा पे कहा था कि आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती जो है वो पाकिस्तान की बका की दामन है। लेकिन आप अगर मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी की स्टेट क्रिएट करेंगे और सिविल वार की सिचुएशन करेंगे और गिराव जलाओ की तरफ जाएंगे और चलने नहीं देंगे और इकोनॉमिकली मुल्क को फेल करेंगे, वो प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, एनर्जी की तरफ नहीं दे सकेंगे, तो ऑफकोर्स आप एक क्यास की तरफ जाएंगे और उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, मैं भी बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जमहूरियत को, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको ये भी ज़हन के अंदर रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। मीर साहब, आप बहुत मंजे हुए और पौधा मश्क साथी भी हैं और दानिश्वर भी हैं। जो करप्शन है वो मॉरल भी है और करप्शन इंटेलेक्चुअल भी है। मुझे दुख होता है, बहुत से लोग टीवी चैनल्स पे बाखुदा आके, और कई पेड एनालिस्ट हैं जिनको एक लाइन टो करनी होती है और वो गवर्नमेंट हेटर्स भी हैं, गवर्नमेंट बैचिंग भी, और वो इंसाफ नहीं तो पेड एनालिस्ट हैं तो उनको कौन पे कर रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बात मुकम्मल होती है, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। मेरी बात मुकम्मल कर रहे, आप जवाब देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर 100 फलाह होते हैं। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे पॉलिटिकल कल्चर्स के अंदर इन बिल्ट फलाह जिनको हमें ठीक करना है, लेकिन हमें हर बात खराब हुकूमत में नजर आती है और अच्छी अपोजिशन में नजर आती है। देखिए, आज उस दिन एतराज हसन साहब कह रहे थे कि कौन सा पारस का पत्थर है जो इन्होंने लगाया तो ये अमीर हो गए। मैं कहता हूँ कि कौन सा पारस का पत्थर पीपीपी के पास था कि बबीनो सलमे की दीवार के साथ लगा और उससे सड़क महल भर गया। हमें बजाय इसके कि एक दूसरे पे करने के अपने गरेबान में देखना है और अपनी चारपाई के नीचे वो डंडा फेर के भी जरूर देखना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। आज अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इल्म बहुत ज्यादा है, हुकूमत का सख्त से सख्त एहतसाब होना चाहिए, और जो लोग करप्ट हैं, डिफॉल्ट करते हैं, उनका तलब हुकूमत से है या अपोजिशन से है उनको, लेकिन हमें इंसाफ की वो है ना दामन, वो नहीं छोड़ना चाहिए और बड़ी एक गैर जानबदार किस्म का तबसरा भी करना चाहिए। अपने जराइम की तरफ जरूर बयान दे। मैंने ये कहा कि हुकूमत ने फौरी तौर पे एक्सेप्ट किया कि ये कंपनियां हैं और इन कंपनियों का मिस यूज हो सकता है, जैसे दुनिया के अंदर होता है। बैंकों का मिस यूज होता है। आपने अमेरिका के अंदर देखा है कि वहां जब ये बुश जा रहा था तो उनके अपने बैंक, प्राइवेट बैंकों में करप्शन थी और $700 बिलियन उसने इंजेक्ट किए और फिर ये हाउसिंग के साथ इंडस्ट्री और फिर नेशनलाइज करना पड़ा। तो जो खराबी है वो दुनिया के अंदर है। एक्सटर्नल इसका जो एंगल मैं बताना चाहता था कि लोग कहते हैं ये टारगेटेड भी, आपने हाउस को हमें साफ जरूर करना है। वो प्यूटन का नाम लेते हैं, वो चाइना का लेते हैं, वो आपके सी पैक का नाम लेते हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान अगर सी पैक भी बना रहा है तो आप नवाज शरीफ को भूल जाए। नवाज शरीफ आ जाए, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन खुदा के लिए ये जो मंसूबे चल रहे हैं एनर्जी के, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के, इनको भी एक ऐसा मिसाक कर लें कि कंटिन्यूटी पे हम हरफ नहीं आने देंगे और उसको हम आगे चलाएंगे। ठीक बात है जी। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं चूंकि आपको जवाब देना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हूँ, चाहता हूँ पहले मैं आप ही की तरफ आऊँ। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या
आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रही थी कि अगर सवाल उठाया जाए हुकूमत के हवाले से तो ना तो जमहूरियत खतरे में पड़ती है और ना हुकूमत की जो चलिए ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन तो हर दफा जैसे ही कोई जब नवाज शरीफ को कुछ कहा जाता है, उनकी हुकूमत को कहा जाता है या तो जमहूरियत खतरे में, वो जरदारी के जमाने में यही था, जरदारी के जमाने में भी यही था। हम हुमा ये नहीं कह रहे, हम ये बिल्कुल नहीं कर, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हर किसी को जवाब देना, दैट इज वाई मैंने इंटरनल से शुरू किया और वी वुड लाइक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोजीशन को क्लियर करे, और उन्होंने कहा मैं ना कर सका तो मैं छोड़ दूंगा। तो क्या जमहूरियत, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूं, मैं आपकी बेइंतहा इज्जत करती हूँ। जी जी जी, हुक्म करें। आपका ख्याल है कि जो आप लोगों की जो PMLN की स्ट्रेटेजी है, एक मिनट अलहदा हो जाइए अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से, जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी है टू काउंटर पनामा लीक्स, वो ठीक है? आप उससे मुतमईन हैं? देखिए कभी भी स्ट्रेटजीज जो पॉलिटिकल लोगों की है ना, वो अपने तौर पे तो ठीक करते हैं, लेकिन उसके अंदर फलाह जरूर होते हैं। लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल लीडर जो है उसका सारा असासा लोगों के दिलों में उसकी रिस्पेक्ट और पजीराई है। अगर उस पर अटैक होता है ना, नवाज शरीफ हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो डेमोक्रेटिक, उसके पास टैंक या तोप नहीं है कि वो बंद कर दे, लोगों को कोड़े मारने शुरू कर दे, आपके चैनल्स को खराबी करे, ये करे। उसने जाके पब्लिक, और बेस्ट ये है कि आप अभी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से भी आगे पब्लिक रिलेशनशिप है। ठीक बात, पार्लियामेंट में आप मजबूर होकर बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? आप मैं ये कह रही हूँ जी कि इतनी प्यारी बातें, इनको सुन के तो मुझे लग रहा है मैं यूटोपिया में रह रही हूँ। कयूम साहब, जनरल साहब इतनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, एक सरमन उन्होंने हमें दिया। मैं तो सुन के मुझे लगा कि इतनी साफ शफाफ पार्टी है। वो भी कहते हैं, नवाज शरीफ साहब एक ही लाइन टो करते हैं, ये सब वो कहते हैं मैं पाई पाई का हिसाब दे दूंगा। मुझे ये बताएं, ये जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो डीरेल हो रही है, ये जमहूरियत का खौफ नहीं है इनको, इनको खौफ है अपने स्टेटस को के डीरेल होने का, इनको खौफ है अपनी बादशाहत के डीरेल होने का। ये इनके मसाइल हैं, इनको तो सिर्फ अपनी मसाइल हैं, लेकिन आप रास्ता क्या दे रहे हैं? आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो कहते हैं आप रास्ता को नहीं दे रहे। बिल्कुल जी, तब्दीली का मतलब क्या है पता नहीं चल रहा लोगों को। सबसे पहले तब्दीली का मतलब क्या है इस हलीम खान में? आप ये देखिए कि आप भी जानते हैं असलियत क्या है, मैं भी जानती हूँ असलियत क्या है, मीडिया के लोग भी जानते हैं। आप टेलीविजन चैनल्स को खोल के देखें, क्या आसान है आम आदमी के लिए असलियत समझना? बहुत मुश्किल है। आप आजकल का जो जमाना है जिसमें इतनी बड़ी फंडिंग हो रही होती है, एक अखबार को 11 ये बड़े बड़े एड्स दे देते हैं, तो कहाँ आपको पता चलेगा हकीकत क्या है? वो ठीक बात है, लेकिन कोई रास्ता भी जनता कुछ कह रहे हैं आप। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये तहरीक इंसाफ से मेरी बहन जो है, मैं इनकी बात से ये एग्री करता हूँ कि इल्ज बहुत सी सोसाइटी में ना, हम अगर उनसे आंखें बंद करें और कहें कि हमारी जमातों के अंदर जमहूरियत है और हमारे कल्चर में बहुत बेहतरी है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलत बयानी होगी। जनरल साहब एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये अगर हम अपनी अपनी जमातों को भी अपने तो करें ना जी। देखिए हमारी जमात में तो इलेक्शन भी होते हैं, हमारी जमात में एहतसाब करें। मैं तो कहने आई एम खान साहब भी चाहते हैं कि पूरा एहतसाब हो और हर आदमी आप करें। आप देखें, बात सुने, बजाय मीडिया ट्रायल करने के आप उनको कोर्ट में लेके जाए ना, आप एक बनाएं ऑर्डिनेंस, क्योंकि जो आपका 1956 का जो ऑर्डिनेंस है दैट इज वेरी वीक, उसके तहत आप किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आप बात सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिन लोगों पे आपको शक है, जिन लोगों पे एलिगेशन है, उनके लिए आप ऑर्डिनेंस बनाएं। हम तो यही कह रहे हैं ना, हम इन्हीं TORs की बात कर रहे हैं कि जो आप TOR पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि 1956 के ऑर्डिनेंस में कोई ताकत ही नहीं है। तो आप एक प्रेसिडेंट साहब के अंडर एक नया ऑर्डिनेंस लेके आए, उसके तहत आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। ऐसा ऑर्डिनेंस हो लास्ट टाइम भी एक हुक्मरान कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर रहकर मैं हर कुछ करने को तैयार हूं, नया कानून क्यों मैं अपने खिलाफ बनाऊं? इस बात तो यही होगी ना, वो क्यों बनाए? इसलिए क्योंकि मुतालबा कर रहा है, एहतसाब उनको पसंद है अपना, ना वो हिसाब देना चाहते। उनके पास हिसाब देने के लिए उनके जो अरबों करोड़ों, अभी जो वन हाइड पार्क इन्होंने एक्वायर किया है उसी के बारे में बात कर ले, बाकी चीजें छोड़ दें आप। ये वन हाइड पार्क कहां से आया? 43 मिलियन इसकी पेपर्स पे इसकी वैल्यू है और 1200 मिलियन की इसकी असल कीमत है। कतरी गवर्नमेंट से इन्होंने लिया है, LNG के किकबैक्स के अगेंस्ट इन्होंने लिया है। ये हिसाब क्यों नहीं देते? एहतसाब देखिए, मीडिया ट्रायल से बातें नहीं होती। देखें आज अलीम खान के बारे में भी, आज जहांगीर तरीन के बारे में भी
कल खुद इमरान खान के बारे में ये आया कि बनी गाला का खर्च कितना है। देखें जी, मैं अगर जाती उमरा का खर्च बहुत है तो बनी गाला का भी कम नहीं होगा। देखें जी, जाती उमरा का खर्च तो हमारे पैसे से जाता है ना। कहाँ जाता है? टैक्स पेयर के पैसे से जाता है। और कहाँ से जाता है? ये जो रोज यार आप लोगों की रैलीज भी हमारे टैक्स पेयर से जाती है ना जी। जो इतनी पुलिस खड़ी होती है, इतनी फौज खड़ी होती है आपकी मदद के लिए। अभी जो हुआ उसमें तो नहीं थी। अच्छा चले डॉक्टर हुमा बगाई साहब, आप इसमें कुछ हमारी मदद करें, हम तो उलझ के रह गए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सजादी साहब बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, इनकी आपस के झगड़े में इन्होंने एक दूसरे को हमारे सामने अया कर दिया है। हाँ, आप एक तो ये अच्छी बात लफ्ज आपने एहतियात से इस्तेमाल किया। जब ये आपस में झगड़े, अभी तक ना किसी को जहांगीर तरीन की करप्शन याद आती थी, ना अलीम की करप्शन याद आती थी। अब सब याद आ गया, सब मेरे और आपके सामने आ गया। ठीक है, 12 या 9 मई को मेरे ख्याल है एक और लिस्ट आ रही है। हाँ, आ रही है। मतलब एक बात जरूर हुई है कि जिन्होंने हराम का पैसा कमाया है, अब उनके नाम जो हैं वो अखबारों में छप गए हैं और मुझे और आपको पता चल गए, और जो एक इल एक्वायर्ड वेल्थ की इज्जत थी कम से कम वो इस मुल्क में खत्म हो गई है। तो अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वेल्थ को ट्रेस करना, और ये स्टेट बैंक ने भी कह दिया और बड़ी इदारों ने भी कह दिया कि इसको ये काम मुश्किल है। हाँ हाँ, ठीक है। हो सकता है कि ये PMLN के लिए निकल जाए, लेकिन एक बात तो है सज्जाद मीर साहब के, एक गरीब तरीन मुल्क के लिए जहां लोग दवाइयों के लिए और तालीम के लिए तरसते हैं, वहां की जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सरबराह हैं वो सब बिलियनर्स हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। ये डूब मरने का मकाम है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डूब बनने से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को कंक्लूड करें, खत्म करें, लेकिन बहुत अच्छी बहस, बड़ी गुफ्तगू हुई, सब पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। थैंक यू वेरी मच। इसमें मीर साहब 1 मिनट मुझे दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से कुछ कर दीजिएगा। मैं देखिए, बात हमें कंक्लूड अच्छे पॉइंट पे करनी चाहिए। हुमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पार्टियां बड़ियों के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये तीनों हुकूमत के अंदर है, तहरीक इंसाफ भी, पीपल पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी। और मैं ये समझता हूँ कि बाखुदा इट इज ए गुड साइन कि इमरान खान साहब की पार्टी भी एक स्ट्रांग पार्टी बन के सामने आए, एक और हमें चॉइस मिल जाए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट टू पार। आप जिन्होंने सॉरी टू कट यू हियर कयूम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे और मीरज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।